दौर चल रहा था टेबल कॉन्फ्रेंस का, समय चल रहा था गोलमेज सम्मेलन का, और ये घटनाएं घटित हो रही थी 1930, 1931 और 1932 की। और हमने चर्चा की थी 1930 के अंदर, 1931 के अंदर गांधी और इरविन के बीच में समझौता, द्वितीय गोलमेज में कांग्रेस के द्वारा टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना, इरविन और गांधी के बीच समझौते के तहत वो शामिल होते हैं। तृतीय गोलमेज के बारे में चर्चा हम करेंगे। हम कर रहे हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसके अंदर जो घटनाएं घटित हुई थी 1885 से लेकर 1947 तक की, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने 1885 से शुरू करते हुए 1932 तक पहुंच चुके हैं, और 1932 के अंदर हमने पूना पैक्ट को देखा, हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को देखा। अब हम इसमें ही तृतीय गोलमेज को भी देखेंगे। 1931 के बाद में 1932 में हम द्वितीय गोलमेज को भी देखेंगे। इस सम्मेलन में क्या होता है, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी और गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी विशेष रूप से भी शामिल होते हैं विशेष न्योते के तहत। और श्री गंगानगर के उद्धारक, राजस्थान के भागीरथ कहे जाते हैं, पेपर में ध्यान रखना महाराजा गंगा सिंह जी को, क्योंकि ये पंजाब से नहर लेके आए थे, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके बाद एक फैजपुर में अधिवेशन हो रहा था, और यह घटना थी 1936 की। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है, और वहां पर यह घटना घटित हो रही थी। किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम देख रहे थे कि कांग्रेस की जो भूमिकाएं थी, स्वतंत्रता आंदोलन की जो भूमिकाएं थी, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। समय था 1936 का, 1936 का, और अधिवेशन था फैजपुर का। और इसमें महाराष्ट्र के अंदर फैजपुर है, और पंडित नेहरू ने जो मांग रखी थी संविधान की, उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर ली गई थी फैजपुर अधिवेशन में। तो फैजपुर अधिवेशन की मुख्य विशेषता थी, इसके 2 साल बाद यानी 1938 में रीट भर्ती, सीटेट, एचटेट या आरएएस सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, मल्टी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1938 में की थी। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब हुआ क्या था कि अगले साल के लिए भी जो कांग्रेस के बाकी के सदस्य, उन्होंने कहा कि नेताजी आप ही बन जाइए। तो यहां से सर्वसहमति से नेताजी को जब बनाने लगे, तो गांधी जी यहां पर हस्तक्षेप करते हैं, और वो कहते हैं नहीं, कांग्रेस के अंदर चुनाव होंगे, हम सर्वसहमति से नहीं बना सकते। और उन्होंने कहा था कि चुनाव होने चाहिए। तो सभी ने कहा कि नेताजी या नेताजी के सामने कौन खड़ा होगा? तो गांधी जी ने कहा था कि मेरा व्यक्ति बी पट्टा बी सिद्धारमैया वो खड़े होंगे। सभी ने कहा जी नेताजी बहुत बड़े हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो गांधी जी ने यह कहा था कि अगर मेरा व्यक्ति चुनाव हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इन दोनों के मध्य चुनाव होता है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, पट्टाभी सिद्धारमैया, सीताबीरमैया, और नेताजी सुभाष चंद्र ये चुनाव जीत जाते हैं, और कांग्रेस के अगले अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। उस समय पहली बार होता है कि अध्यक्ष पद को लेकर संकट आया था, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। पेपर में बहुत बार पूछा है कि त्रिपुरी संकट कब आया था? ये 1939 में आया था। इससे क्या हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी व्यथित हो गए थे, और उन्होंने कहा कि हम भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और गांधी जी निजी राजनीति के लिए किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से अपना पद त्याग देते हैं। बाकी के समय के लिए जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये त्रिपुरी संकट के नाम से, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सिद्धारमैया और राजेंद्र प्रसाद, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या था, अंग्रेज
कहीं ना कहीं भारतीयों के बारे में जान चुके थे कि भारतीयों को ज़्यादा दिन तक हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इन्होंने क्या किया, अगस्त प्रस्ताव लेके आए। अगस्त प्रस्ताव 1940 को आता है, 1 अगस्त को ये प्रस्ताव आता है और इसमें ये कहा जाता है कि हम आपके संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं और अंग्रेजी शासन कहते हैं कि आंशिक उत्तरदायित्व दिया जाएगा, आंशिक उत्तरदायित्व दिया जाएगा। अंग्रेज संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लेते हैं और कहीं ना कहीं औपनिवेशिक राष्ट्र बनाया जाएगा। औपनिवेशिक मतलब डोमेनियन स्टेट रहेगा, जिससे क्या है भारतीयों ने विरोध कर दिया और ये एक संविधान सभा बनाने के लिए आया था और मुस्लिमों को भी ये लगा कि ये कहीं ना कहीं तोड़ने वाला है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने भी विरोध कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने भी क्या किया था, विरोध कर दिया, कांग्रेस ने भी विरोध कर दिया। इस तरीके से जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो भी असफल रहा था और 1940 के समय में ही मुस्लिम लीग ने पहली बार लाहौर के अपने अधिवेशन, यानी ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा है, इससे पहले जो भी अधिवेशन पढ़ रहे थे वो कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पर मुस्लिम लीग के अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान की मांग पर जोर दे दिया कि हमें पाकिस्तान राष्ट्र चाहिए। सबसे पहले रहमत अली, जो लंदन में एक पढ़ रहा था, रहमत चौधरी नाम से जो व्यक्ति था, जब द्वितीय गोलमेज हो रहे थे तो उन पर नज़र गड़ाए हुए था। सबसे पहले जो शब्द दिया था पाकिस्तान, वो रहमत चौधरी ने दिया था। उसके बाद अगर हम देखें, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले 1940 में रखी जाती है। तो इस तरीके से अगस्त प्रस्ताव जो था अंग्रेजों द्वारा लाया गया था वो असफल हो गया था। इसके बाद समय हो गया था 1942 का, और 1942 में एक भारत में मिशन आता है जिसे क्रिप्स मिशन बोला जाता है। ये भी बिल्कुल इसी तरीके का था, अगस्त प्रस्ताव जैसा। इसमें भी भारत को ये कहा गया था कि आपको औपनिवेशिक राष्ट्र बना दिया जाएगा और जितने यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों की संख्या जो है उनका अनुपात भी निश्चित किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सफल नहीं होता। तो क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया था और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ये 8 अगस्त को पुणे से शुरू होना था, लेकिन प्लेग फैलने के बाद में क्या है, मुंबई से शुरू होता है। 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक से शुरू होता है और गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, अब तो करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। यहाँ से गांधी जी ने नेतृत्व शुरू किया था 1942 में, काफ़ी प्रसिद्ध था। हुआ क्या था, इधर से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में घोषणा कर दी, उधर से जापान से क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को इकट्ठा करके भारत पर धावा बोलने के लिए शुरू कर दिया जाता है। और उन्होंने गांधी जी को सिंगापुर आके यहाँ तक कहा था कि हम भारत पर हमला करने वाले हैं। तब उस समय ये घटना चल रही थी। तो बड़ी भूमिका जो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी थी इस आंदोलन को सफल बनाने में। इसके बाद में अगली घटना घटित होती है, वेवेल योजना, वेवेल प्लान के नाम से जाना जाता है। वेवेल प्लान में क्या था कि ये भारत के वायसराय थे और इन्होंने कहा कि आप इस तरीके से लड़ते रहोगे। कहीं जिन्ना कह रहा था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए और गांधी जी कहीं ना कहीं अखंड रखना चाहते थे। तो वेवेल कहता है कि ऐसे कीजिए, आप दोनों इकट्ठे होइए, जितनी हिंदुओं की संख्या होगी उस संविधान सभा में उतनी आपकी होगी, मुसलमानों की होगी, ठीक है जी, और उतनी ही सिखों की होगी। पंजाब के अलावा बात की जा रही है, पंजाब की बात हो रही है। तो ये वेवेल प्लान था और ये लॉर्ड वेवेल है, भारत में आता है। और इस वेवेल प्लान के तहत ये कहा जाता है कि आप एक सहमत हो जाइए। तो इसको मूर्त रूप देने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है और वो संविधान सभा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए, व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए आता है कैबिनेट मिशन। तो वेवेल प्लान के अंदर यही था कि जिन्ना और गांधी जी भी कहीं ना कहीं एक ही हो जाते हैं। हुआ क्या था, जिन्ना को ये बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं अपने पहले एक होना होगा। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो ये अंग्रेज नहीं जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों का कहना भी सही था कि अगर हम मान लीजिए हमने आपको देश दे भी दिया तो आपका इतिहास ही गुलामी का रहा है, हम चले जाएंगे तो सोवियत संघ बैठा है वो आपको कब्जा लेगा, जापान बैठा है वो तैयार बैठा है वो आपको कब्जा लेगा। तो आप हमें ये तो श्योर करो कि आप देश चला सकते हो। इसीलिए उन्होंने क्या है, इकट्ठा रखने का प्रयास किया था। तो ये वेवेल प्लान था। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया था
उसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टीफन क्रिप्स, ये 1942 वाला ही है, और एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों ही मंत्री, ये क्या है, ब्रिटिश संसद के कैबिनेट के मंत्री थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कब आया था? 1946 में आया था, और ये भारत में संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए आया था। और यहां पर इन्होंने भारत में जो सीटें निर्धारित की थी, ये कहा गया था कि भारत को पूरा बांट दिया जाएगा, 389 सीट होगी, जिसमें 93 सीट जो होगी वो होगी देशी राजाओं से, जो देशी रियासतें हैं वहां से होगी, और ब्रिटिश प्रांतों से 292 सीट होगी। ब्रिटिश प्रांत कहाँ? जहां पर ब्रिटिश ने सरकारें बना रखी है, 11 जो प्रांत थे वहां से होगी, और 4 सीट कहां से होगी? चीफ कमिश्नरी प्रांत से होगी। चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 सीटें होंगी। इस तरीके से 292 और 496 सीटों पर तो चुनाव होगा ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 मनोनीत करके जो प्रांत होंगे, देशी राजा होंगे, वो अपने व्यक्तियों को छोड़ देंगे। तो ये कैबिनेट मिशन में ये प्रावधान किए गए थे। आगे हम विस्तार, जब हम संविधान सभा करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से ये कैबिनेट मिशन आया था और इसकी रूपरेखा क्या थी। तो देशी राजा कहीं ना कहीं इससे किनारा कर लेते हैं, और यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो चुनाव होते हैं जिसमें रिजल्ट आता है 296 सीटों में से 208 सीट पर कांग्रेस जीतती है, और 73 सीटों पर कौन जीती है? मुस्लिम लीग जीतती है। मुस्लिम लीग जीतती है, और 15 सीटों पर निर्दलीय और स्वतंत्र निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जो सदस्य वो जीतते हैं। इस आंकड़े को देखकर मुस्लिम लीग के मन में ये आ गया कि जो भारत का संविधान बनेगा उसमें तो सारी की सारी हिंदुओं की बात मानी जाएगी, उसमें तो सारी की सारी कांग्रेस की बात मानी जाएगी, और इस तरीके से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी जाती है, और भारत में गदर मच जाता है, और मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती कि अब हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अपने अल्प मत पाकर क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, और भारत में कत्लेआम, एक तरीके जब कोई भी रास्ता नहीं दिखता है तो मारकाट शुरू हो जाती है। और इसके बाद में भारत विभाजन की बात आती है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है, और 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है, और हम 1947 को आज़ादी की तरफ रुख करते हैं। जो समय हम देखते हैं 1192 से हमारी गुलामी शुरू होती है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में, और 15 अगस्त 1947 में जाकर हमें आज़ादी मिलती है। इस तरीके से एक लंबा हमारा समय रहा था गुलामी का। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको t.me/1 GK पर जाकर आप सर्च करके भी कर सकते हैं, और लिंक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये घटनाक्रम थे जो हमने पिछले देखे, जिसमें हमने चर्चा की। हमने शुरू किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमने शुरुआत की थी, किस तरीके से बदला था उसको देखा था, इसकी स्थापना, इसके अध्यक्ष, उनके बारे में चर्चा की थी। ये अग्रदे A.O. ह्यूम की थी, ये रमेश चंद्र बैनर्जी जिनके बारे में अपने चर्चा की थी, बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और इसके बाद में हमने क्या देखा था, मुस्लिम लीग सर आगा खां के नेतृत्व में करते हैं, दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार देखा था। इसके बाद होम रूल आंदोलन, विभिन्न घटनाओं को देखते हुए हमने ये चीजें देखी थी। अब इसके बाद जो हमारा आगे हम चर्चा करेंगे वो करेंगे संविधान सभा के बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में और संविधान सभा के गठन के बारे में बात करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।